बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो आज का जो अहम मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो सरबराह हैं, उन्होंने राफेल मारियानो ग्रोसी ने यहाँ का पाकिस्तान में अपना ओहदा संभालने के बाद में पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया है और ये नॉर्मल दौरा है। जब अमानो नाम का जो सरबराह थे, जो अब इंतकाल भी कर गए, जापान के थे, वो आए थे तो हमसे हमारे जो है यहाँ पर कराची में वो भी तशरीफ़ लाए थे, तो उनके सेमिनार में हमने शिरकत की थी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की खदमात को बहुत सराहा था, ख़ुसूसन एजुकेशन के हवाले से और ज़राअत के हवाले से और पावर प्लांट के हवाले से और सेहत के हवाले हेल्थ के हवाले से उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। और ये भी एक और बात भी है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो पहले बना है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन बाद में बना है, 1 साल बाद में बना है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का में और आई है कि पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जैसे कि PAEC कहते हैं, और IAEA के दरमियान में बड़ा पुराना ताउन है और ये इनके दरमियान में बहुत अरसे से ताउन चल रहा है और हमारे वहाँ लोग जाते हैं और ये हमें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजते रहे हैं। और हमारा 2 साल तक के लिए हमारा जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, वो मेंबर बन गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। तो इस हवाले से पाकिस्तान का और IAEA का जो ताउन है वो बहुत देरीना है। और इस देरीने की वजह से जब वो आए थे अमानो साहब, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे हमेशा यहाँ पर कोई नई नई चीज़ देखने को मिलती है। और मैंने देखा है कि पावर प्लांट को जिस अंदाज से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है, वहाँ पर जो टैंक भी लगे हुए हैं, वहाँ पर हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जो कराची का जो पावर प्लांट K2 K3 का उन्होंने दौरा किया था, उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैं ये बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इस हवाले से ये जो डायरेक्टर साहब आए हैं पाकिस्तान के बनने के बाद में, राफेल मारियानो ग्रोसी, एक नॉर्मल दौरा है जिससे कि कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो एक सिविल न्यूक्लियर अदारा है और उसकी जो काविशें हैं वो सिविल मामलात की पर मुनहसर है। मैंने इस पर किताब भी लिखी है, जौहर नशर तहकीक, जो कि एक बड़ी रिसर्च बुक है। और उसमें जो भी खदमात हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंसानियत की खिदमत के हवाले से, वो इसमें मैंने लिख दी है। तो अब अगर इसको गौर से देखें तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस हवाले से वो हमारे जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके अंदर सेहत आता है, जिसके अंदर जो सेहत के अंदर हमारे पास हम खुद ये जो बना रहे हैं, जो ऑन्कोलॉजी का जो सारा सिस्टम है, वो दवाएं भी हम बना रहे हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन में हमारा जो इदारा है प्यास, तो वो दुनिया की जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें 269 उसका नंबर आया है, जो कि बड़ी एजाज़ की बात है सेहत के मामले में भी। और K2 और K3 का जो मामला है, जो अभी हाल में हमने ब्रिगेडियर हारिस साहब के साथ में भी दौरा किया था 30 जनवरी 2023 को। उस वक्त में जो मेंबर पावर प्लांट थे, उन्होंने उसमें बड़ी तफसीली तौर पर इसका हमें ब्रीफिंग दी थी और साथ साथ में सारे जो वहाँ के जो टरबाइन थे वो दिखाए थे, उनका जो पावर प्लांट का जो वहाँ पर जो सिस्टम है, जो कैसे वर्क करता है, वो हमें बयान किया था। इसके अलावा जो उनका जो कंट्रोल रूम है, वो उसमें हमने उसका दौरा किया। तो हम ब्रिगेडियर हारिस साहब से हम बात कर सकते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नुसरत साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आप बताइए आप कैसे हैं? मैंने ये क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने दौरा किया है तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने हमेशा अच्छे रिमार्क दिए। IAEA ने, मैंने जैसे ओमानो का जिक्र किया है, ओमानो ने मेरे सामने ये बात कही कि अब पाकिस्तान को जो है का निज़ाम जो है, जो पावर प्लांट का निज़ाम है, फुल प्रूफ है। इन्होंने भी यही बात कही है। तो अब मैं समझता हूँ, और उन्होंने पाकिस्तान की बारीन की और पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान में जो खिदमत अंजाम दे रहा है UAE में, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जो उनकी UAE की मदद कर रहा है, उसके हवाले भी उनका भी हवाला उसने दिया है। तो अब आप फरमाएं, आप इसमें क्या तबसरा करना चाहते हो? देखें नुसरत मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि DG IAEA ने जो विजिट किया है ग्रोसी साहब ने, ये कि ये 4 साल के बाद एक दफ़ा वो हर मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्कों में चक्कर लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये PTA की गवर्नमेंट ने फरवरी 2022 में उनको इन्वाइट किया था
और अब वो अपनी मसरूफियात की वजह से अब वो हैं। नंबर 2, बड़ी क्लियर बात मैं आपको बताऊं कि दिस विजिट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द डिटरेंस कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एक याद रखें, पाकिस्तान की का फौज का सिपाही, यंग ऑफिसर, फिर सीनियर ऑफिसर अप टू द चीफ ऑफ स्टाफ मार मिटेंगे पाकिस्तान की बका सलामती के लिए। और सबसे बड़ी हमारी तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस और हमारी पॉलिसी है। इस पे कभी फौज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी अगर जब तक हमारा एक भी फौज का सिपाही ऑफिसर जिंदा है। ये तो बड़ी क्लियर मैं आपको बताऊं। अब मिसकंसेप्शन ये है कि देखें, ये जो विजिट है उनकी, पाकिस्तान ये बड़ा पुराना मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर्स में से है। और नंबर 2 बात ये है कि इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस, जिसमें आपको पता है कि हेल्थ में कितना ज्यादा काम है न्यूक्लियर ये रेडिएशन का, उसके लिए इस्तेमाल होती है। फिर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट आप सीड जो होते हैं वो इतने ज्यादा डेवलप की रिसर्च हो रही है फैसलाबाद में। और अभी उन्होंने कोलैबोरेशन कर ली है फ्रांस के साथ के लिए, उसको भी वो ख्याल करेंगे और ये हमारे लोग ट्रेनिंग वहाँ लेंगे, वहाँ के लोग ट्रेनिंग डाल के लेंगे। यहाँ तक ये बात हो गई है। फिर उसके बाद आपके सामने आपने कैडेट में आपने विजिट किया, मैंने क्या देखी कितनी जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हम जो जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर। 2200 मेगावाट बिजली अभी K2 और K2 में भी स्टार्ट हो गई है, अब K3 में भी हो रही है। तो इसको देखिए कितने हमारे पढ़े लिखे लोग मुझे समझ नहीं आते हैं कि कितने मिसकंसेप्शन। फिर उसके बाद इंडिया का वजह नहीं है हरी साहब, बिरगे साहब, इसमें हमारी गलती कोताही ये है कि इसका प्रचार का नहीं किया गया और हमने इनको निकाला पहले बाहर। आप यकीन मान लीजिए कि सबसे पहले जब ये मामला हुआ था तो मैंने बहुत सारे सेमिनार किए इसके ऊपर, और फिर इनको बाहर निकालना, इनको ये इंटरव्यू देते हुए घबराते थे। तो अंसर परवेज़ साहब को मैंने राज़ी किया, फिर डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब को राज़ी किया। तो मैंने 3 इंटरव्यू मोहम्मद नईम के किए हैं और 3 इंटरव्यू मैंने इनके डॉक्टर अंसर परवेज़ के किए हैं। तो उससे रिसर्च टीवी पे दिखाए गए हैं, जो सिर्फ रिसर्च टीवी का ये हमारा खासा था और किसी और को नहीं देते थे। लेकिन अब इनको ये, जैसा कि आपने देखा कि इतने सारे इन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया था, तो ये बाहर निकलना इन्होंने शुरू किया है और अपने काविशों को इजहार करना शुरू किया। तो अब जो पीसफुल पर्पसेस के लिए जो बात ये कर रहे हैं कि देखिए अब 18 तो कैंसर हॉस्पिटल, 19 कैंसर हॉस्पिटल इस वक्त काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गिलगित का। तो अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सिर्फ एक शौकत खानम के रोना रोता रहता है हर वक्त में कि मैंने ये बनाया। भाई 19 काम कर रहे हैं मैंने कैंसर हॉस्पिटल्स। तो जो रिकॉर्ड है और जो भी जाए, आप चले जाए गरीब से गरीब आदमी चले जाए, किरण में चला जाए या जिन अस्पताल में चला जाए, उसका इलाज हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि आपके पास जो एग्रीकल्चर में आपने कोई 131 से ज़्यादा तो आपने नए जो बीज पैदा कर लिए। तो वो अमानों ने ये खुद बात कही है कि जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ, या अब इनसे तो मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि ये इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इनकी तकरीर हुई थी और उसमें हम जा नहीं सके थे। तो अगर वो कराची में होती तो हम ज़रूर जाते। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जब भी अमानो साहब ने ये बात कही थी आज से 4 साल 5 साल पहले कि जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ मुझे नई कोई नई चीज़ मिलती है, यहाँ पर मुझे सीखने का मौका मिलता है और हमारा इनका ताउन बहुत मजबूत है। जी अब आप फरमाइए। और आप देखें उन्होंने शायद कामरान जो रियाज साहब ने कितनी डिटेल वहाँ ब्रीफ किया, मेंबर पावर ने किया, कितनी खुशी हुई कि ये एक वाहिद टेक्नोलॉजी है और ये एक वाहिद पावर जनरेशन है जिसको आप दुनिया में बिजली बंद हो जाए, कहीं बंद हो जाए, आप लोगों को आपके सामने उन्होंने बताया कि 180 दिन की हमारे पास रिजर्व हर चीज मटेरियल इसका पड़ा हुआ है कि अगर जो मर्जी हो जाए हमारे पास इतना है कि हम आराम से 6 महीने बिजली को ये 2200 मेगावाट बिजली दे सकते हैं। उन्होंने ट्यूट देखे, उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं कि मैं रियली पाकिस्तान जब आता हूँ पाकिस्तान मुझे बड़ी खुशी होती है और फिर पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और पैराशूट परसुई के अंदर। फिर इसका इंक्लूड सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो है ये कितना बड़ी एक सस्ती और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि ये सिक्योर है। आपको पता है चाइना से हम जो कुछ लेते हैं कैसे करते हैं। नहीं ग्रीन, और फिर ग्रीन है, उसमें कोई आपका कार्बन डाइऑक्साइड कोई जनरेट नहीं होती है, वो कुछ नहीं, इट्स ऑल ग्रीन, एटमॉस्फेयर फ्री है, पॉल्यूशन फ्री। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस की जो है ये कंट्रीब्यूट करती है अटेनमेंट ऑफ यूएन
मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 में अचीव करने, उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही मुझे अफसोस है कि ये ऐसी बातें करनी, और फिर जो एनिमी का फिफ्थ जनरेशन वॉर का प्रोपेगेंडा है, जो ही वो पाकिस्तान आए हैं, इधर से इंडिया ने शुरू कर दिया, हमारे लोगों ने कुछ पॉलिटिकल माइलस्टोन गेन करने के लिए ये शुरू कर दिया। खुदा के लिए नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, और उसके बाद नेशनल के ये जो इतना बड़ा कॉज है, मेरे ख्याल में हमें ये इतना ज़्यादा इनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें ये बयान करना चाहिए कि ये क्यों आए हैं, और इनको कोई वास्ता देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे मुखालिफ हैं, ये बात करते रहेंगे। लेकिन हमें इनको ये बयान करना है कि भाई ये उनका दौरा नॉर्मल है, और ये हमारे इनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन आईए से 1 साल पहले बना है, तो हमारी खिदमात आईए को बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत के आईए की हमारी खिदमात हो। यही तो वो बड़े खुश होके गए इस बात के ऊपर। और फिर सेकंड बात ये है कि एक बात जो मैंने पहले की है, याद रखें, पाकिस्तान की चीफ आर्मी स्टाफ से लेके सिपाही तक तमाम कभी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। हमारी बका और सलामती की गारंटी है न्यूक्लियर पावर जो हम है, और ये इसकी न्यूक्लियर हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया में मॉडर्न तरीन है। नंबर 2 बात है, हमारे डिलीवरी मीन्स हमारे पास इस वक्त ग्राउंड, एयर और सी सब जगह पर, लेकिन हमने इसको पीसफुल पर्पस के लिए रखा हुआ है, न्यूक्लियर डिटरेंस, ताकि अगर दुश्मन हमें कुछ करे और हमें दीवार से लगाए, उसके लिए। वो तो मरता ना करता वाली कैफियत हुआ है, वो हम काफ़ी है कि वो जंग तो अब हो नहीं सकती है। जंग होगी तो मार खाएंगे, जो जिस तरह से कि 27 फरवरी 2019 को हुआ था। जी मेरे साहब, मिसाल आपके सामने सबको रोकते हैं। और मेरे साहब 1 मिनट होल्ड कीजिए, हमें आप गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप होल्ड कीजिए अभी। जी ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, फरमाइए। ये मैं ये बात कर रहा था, देखें ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। सिर्फ हमें अपने अवाम को सिर्फ बताने, हमें दुनिया की, हमें दुश्मन की कोई परवाह नहीं। वो हमेशा रोता पीता रहेगा, उसकी रात की नींद उड़ी हुई है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बैटल है, फुली ट्रेन है, और उन्होंने करके दिखाया कि जो दुनिया की 54 कंट्रीज अफगानिस्तान में नहीं कर सकी जैसे कर दी, तो हमने देन वी आर वेरी रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर, हमने कितना रिस्क किया है, आप देख लीजिए। अच्छा, आज तक हमारे तरफ कोई ऐसा लैक्स नहीं हुआ जो इंडिया में रोजाना यूनियम कभी ना यूनियम चोरी हुआ है, ना कोई डेथ हुई है, जैसे उनके तो 20 साइंसदान मारे गए हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ये क्लियर कर लें, फौज इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो लोग बाग सोचते हैं कि भाई कितना ही हम गरीब हो जाएं, लेकिन ये बात अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि रूस की मिसाल देते हैं कि वो सुपर पावर हो गया, तो वो न्यूक्लियर तो उसे नहीं छोड़ा, फिर भी उसे मुल्क छोड़ दिए, लेकिन न्यूक्लियर नहीं छोड़ा। न्यूक्लियर छोड़ेगी कैसे, छोड़ देंगे, हमारी बका है ये नहीं। मैं मिसाल रूस की दे रहा हूँ कि बाज़ बात ये कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर से क्या फ़ायदा, जब रूस जैसा मुल्क टूट गया मैशत, ओ भाई रूस अगर टूट भी गया तो उसे न्यूक्लियर तो अपना जो न्यूक्लियर पावर थी वो तो ख़त्म नहीं की ना। नहीं, उसने क्या यूक्रेन से सबसे न्यूक्लियर पावर ले ली, सारा ले लिया। अब किस हालत में जो यूक्रेन इस वक्त, यस, हर एक से, यही तो बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक हमारे लोगों को समझ होनी चाहिए, कभी नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी न्यूक्लियर के बारे में लूज टॉक, फजूल टॉक, गुमराह करने वाली बात नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे ये सोशल मीडिया के ट्रोलिंग करते हो, कुछ भी करते हो। इसलिए याद रखें, ये पीसफुल विजिट था, सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही पीसफुल यूज था, और जो हम कर रहे हैं इतना वो इसकी तारीफ करके गए हैं, और वो कह के वाकई आपकी बात सीखे, वो कहते हैं हर दफा नई चीज़ आके सीखता हूँ। हमारे साइंटिस्ट कमाल के हैं, इसमें लेडीज बहुत काम कर रही हैं, इसलिए इसको जितनी तारीफ की जाए कम है, और हमें इसको बेस्ट मैक्सिमम यूज करना चाहिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। मैं तो
नहीं, दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि भाई एक हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। दो बात ये है कि हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेन किया है, लोगों को बताया है कि हमने जब हमारे पास इन लोगों ने जो शरारत की थी और हम एक प्रोजेक्टाइल भेज दिया था कि साहब गलती से हो गया, तो वो उसके बावजूद भी हमने कोई उसका जवाब नहीं दिया। ये बात बता कर के आपकी बेवकूफ़ियों को हम समझते हैं, तो इस हवाले से लेकिन उनको बता दिया था कि आपके जो हमारी एक तो ये बात मालूम होने, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, इनको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी 3 न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी आर्मी की एक न्यूक्लियर फोर्स अलग है, उसका कमांडर अलग है। हमारे नेवी का एक कमांडर अलग है जो कि नेवी के न्यूक्लियर फोर्स को हैंडल करता है। हमारे एयर का जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स का जो न्यूक्लियर एयरफोर्स है वो अलग है। तो ये एक बड़ा और फिर हमारे पास जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो एक बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उसका एक वो ऐसा नहीं हो सकता है कि साहब आइटम हम हर किसी आदमी ने उठा के फेंक दिया या हर किसी आदमी के हाथ में चला गया। वो एक पूरा एक निज़ाम के तहत काम करता है। और जिस तरह से और उसमें जनरल खालिद किदवाई को क्रेडिट जाता है कि 14 साल तक वो 15 साल तक अपने SPD में रहे, पूरा निज़ाम बना के आए। तो हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो मैंने टेक्नोलॉजी वाइज कहें तो हम टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत से मुल्कों से आगे हैं क्योंकि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात अब ये है कि हम ये करना नहीं चाहते थे, आपने कर शुरू किए तो मैंने कर दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पीसफुल पर्पज़ का जो इंसानियत की खिदमत का जो प्रोग्राम है वो इंतहाई शानदार है और सारी दुनिया में सराहा जाता है, सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। और वो आया इसलिए है, आपको आवाज़ वो 1 साल का विजिट आप हर साल करते हैं तो आ गया, वेलकम जी। जी ब्रिगेड साहब। जी देखें, बात यह है कि ये हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, बल्कि जब वो वापस जाएंगे अपने हेडक्वार्टर में वो पाकिस्तान की कितनी तारीफ करेंगे। वो ये बताएंगे कि देखें एक पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कितना सिक्योर है। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसने ये कह सके, बल्कि हमारा सिस्टम है कमांड एंड कंट्रोल अमेरिका से कम्पीट करता है, उनसे बेहतर है। आप इंडिया देखें कितनी दफा रिच यूरेनियम पकड़ा गया देखते हुए, नेपाल में पकड़ा गया है, फिर उनके अपने मुल्क में पकड़ा गया है। लेकिन क्योंकि ये अगर पाकिस्तान में होता दुनिया शोर मचा देती। इंडिया बड़ा मुल्क है, उनके मफादात हैं उनके साथ, इसलिए वो दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं। लेकिन हमारा यकीन करें इस पर कोई डाउट नहीं है और पाकिस्तान की फौज कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। भाई वो कौम का लफ्ज इस्तेमाल करें, वो नेशनल एसेट है, वो हमारा नेशनल एसेट है, ठीक है। तो इससे अल्लाह खैरियत करे और बड़ी अच्छी विजिट हुई है और वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके कि ये तो नहीं खुदा न करता हमने इसको न्यूक्लियर सेट की विजिट कराई है, वो ये पीसफुल पर्पस देखेंगे कि कहाँ हॉस्पिटल में कैसे यूज हो रही है, फैसलाबाद में लेबोरेटरीज में कैसे इस्तेमाल हो रही है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट सस्टेनेबल फैसलाबाद में हो रही है, पेशावर में हो रही है, कराची में हो रही है, टंडोजाम में हो रही है, पावर जनरेशन हो रही है, ये काम है। और कितनी पॉल्यूशन फ्री है, ना कोई इसमें कोई गैस, ना कोई धुआं, ना कोई कुछ। तो हम याद है हम कितने इम्प्रेस हो, हम कहते हैं ये तो और ज्यादा करना चाहिए ताकि इसको यही सारी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन पे ले गए बिजली को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ नवाज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जी। और वो उनको यहाँ भी उनको उन्होंने एक इदारा बनाया है, यहाँ पे तामीर की है, उसका इफ्तिताह करना था। नहीं वो देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि वो हमारे यहाँ पर आते हैं और वो आकर वो जो भी खदमात अंजाम देते हैं, वो हमारी खदमात होती हैं उनको लेते हैं, हमसे सीखते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। ये नहीं है कि वही हमें सिखाते हैं जी, हम भी उनसे सीखते हैं। फिर वो अब हमारे वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, फिर वो हमारे वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं। तो फिर अगर वो कोई चीज़ ऐसी होती है जो गड़बड़ वाली होती है तो खुफिया दौरे होते हैं, वो ऐसे किस्म के थोड़ी होते हैं कि जो, और ये दायरा उस काम के लिए नहीं है, हमारे हवाले से नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी NSC की मेंबरशिप की बात कर चुके हैं जी। ये तो ईरान का है, हम ना हमने NPT पे साइन किए हैं, जो ईरान ने दौलत ये की थी कि NPT पे साइन कर दिए तो इसलिए वो फंसा हुआ है। हमने तो NPT पे साइन नहीं किए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे जी, NPT से। अच्छा मेरे साहब एक और बात भी है, कुछ ना, एक तो इंडियन चैनल ने इसको वॉवेला मचाया, उससे कुछ हमारे सीनियर तजज़ियेकारों ने भी वहाँ से ले लिया। उनको पता नहीं है, बट दैट्स द पॉइंट कि जब इनको बुलाया गया था बहुत से लोगों को, तो बहुत से लोग नहीं आए जो कि बड़े सीनियर तजज़ियाकार थे, वो नहीं आ सके उनके, लेकिन हम तो गए थे ना जी। तो हम गए थे, तो
जाहिर है कि हम तो इसमें पेश हैं, हमारा सच टीवी उसमें पेश है, सबसे ज़्यादा हमने उनकी कवरेज दी है, सबसे ज़्यादा हमने उनकी खबरें लगाई हैं जी। और हमने जो काम किया है इनको हम बाहर निकाल के लाए हैं, जो कि छुपे हुए थे, ये लोग आते नहीं थे, डरते थे कि भाई हमारे से मीडिया को हम फेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप वो उतनी बात हमें बताएं जितनी आप बता सकते हैं जी। हम आपसे आप मज़ीद बात आपसे कोई टेढ़े सवाल करेंगे ही नहीं। इनके कारनामों को लोगों तक पहुँचाया हमने जी। तो उस लिहाज से आपको याद होगा कि वो बार बार हमारी तारीफ़ करते थे। आप देखिए इफ्तिताह हो रहा था, गवर्नर साहब वहाँ पर एक उसका वो था, इनका जो किन्पो है यहाँ पर जी, एक इदारा है, उसका गवर्नर साहब ने वो उनको वो देते हैं, जो डिग्री देते हैं, सनद देते हैं जी। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, मोहम्मद नईम साहब ने एकदम से उसको छोड़कर, गवर्नर को छोड़कर मेरे पास आ गए कि भाई मैं आई रेस्पेक्ट, कहाँ बैठे हैं आप, इधर आइए। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि वट दे आर ग्रेट पीपुल। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई उन्हें ये पता है कि ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का, हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत बड़ा हामी है, किताब लिख दी है जौहरी नश्र तहकीक। तो कोई जौहरी नश्र तहकीक कोई मामूली बात नहीं है जी। वो भी मैंने अल्लामा इकबाल के शेर से ली है, क्यों हुआ कुन, कैसे हुआ कुन तेरा नश्र तहकीक, क्यों नहीं होते तुझसे सितारों के जिगर चाक। तो उस पर मैंने सारा इनको इसमें इनका जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो तमाम जो कारहाय नुमाया हैं वो उसमें मैंने तहरीक कर दी है। जी जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो ज़रा हार्प टेक्नोलॉजी पे बात करनी है। नाज़रीन मकसदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। मेरे साहब ये जो हार्प टेक्नोलॉजी वाला मामला है, बात ये है कि मैंने ये बात आपको कभी कई दफ़ा कहा, बल्कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं जो जिसने हार्प पर जो बताया, दुनिया के नोटिस में लाए, जो कि 28 अगस्त 2010 को मेरा आर्टिकल जंग में छपा है, जो आप इस वक्त देख सकते हैं, नज़र आ रहा है इस वक्त देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा जो डेली जंग में 2010 को फटा, पेज 3 पे छपा कराची में। दूसरा जो आर्टिकल छपा वो हमारा जो डेली इंटरेक्शन, मंथली इंटरेक्शन है हमारा, जो हमारा खुद का, जिसके हम चीफ एडिटर हैं, सितंबर 2010 में वो छपा आर्टिकल अंग्रेज़ी में जी। वो सफ़ा 50 से 52 तक का वो फैला हुआ है, वो देख सकते हैं आप उसमें। फिर मंथली ज़ाविया निगाह हमारी एक उर्दू का मंथली मैगज़ीन है, वो भी जो है सितंबर पेज 23 पर, अगर आप चाहें zavianigaah.com पर जाएं तो आप ये अगर और सितंबर का देखें तो सितंबर 2010 को देखें तो आपको ये मिल जाएगा। फिर मैंने डेली जंग में 23 मार्च 2011 को एक आर्टिकल लिखा जब सुनामी आया जापान में, वो आर्टिकल भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो अभी आप देख सकते हैं। फिर मेरी एक किताब है पाकिस्तान मोस्ट बुलीड नेशन बट रिजिलियंट, ये अंग्रेज़ी में है, ये पेज 41 पर ये मौजूद है हार्प। फिर मेरी एक किताब है कि पाकिस्तान और अमेरिका का, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के ऊपर, उस किताब में भी ये मौजूद है और इसमें इसको भी मैंने तहरीर किया। तो इस तरह से मैंने 6 मरतबा इस बात को किया और कई प्रोग्राम किए हैं हार्प के ऊपर जी। जो जब मैं 2013 में जब मैं शामिल हुआ सच टीवी में, तो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने हार्प पे किया था और हार्प की टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने लोगों को बताया कि भाई ये हार्प की टेक्नोलॉजी ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हतमी हथियार है अमेरिका का, और उसकी वजह से अमेरिका जो है बहुत सी जगह पर ये वेदर मॉडिफिकेशन का एक कंसेप्ट है जो कि मैंने बहुत दिनों से 19वीं सदी में शुरू हुआ था, 20वीं सदी की इब्तिदा में 1906 या 7 में के अंदर पहला आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में। फिर इसके बाद में 2 निकोलस जो था वो उसकी ये इजाद है असल में। तो ये और उन्होंने अमेरिकनों ने ये की थी हरकत कि उसको फिर बंद कर दिया था कि साहब हम ये अब इस पर नहीं बताएंगे, इंसानियत तबाह हो जाएगी, लेकिन इस पर काम जारी रखा और फिर बाद में इसको जो है इस्तेमाल में ला रहे हैं अब दुनिया भर में, जहाँ पर भी ज़लज़ला
हम ये करते थे कि जब भी हम ये देखते थे कि जब X-37B जब भी कभी जब जहाज़ ऊपर चढ़ता था आसमान पर, ये खलाई जहाज़ था, तो हम ये कहते थे कि वो 9 महीने की उसकी उम्र थी उस ज़माने में, तो हम ये देखते थे कि दुनिया में तबाही आने वाली है। तो जब हमने ये वावेला मचाया, और जब अजीब बात ये हुई, जब मैंने ये पहला मजमून लिखा इस पर, तो एलुमनाई ने उसको एंडोर्स किया। तो उस पर सवालात उठे कि भाई नुसरत मिर्ज़ा का एलुमनाई से क्या ताल्लुक़ है, एलुमनाई ने क्यों किया। तो वो उस ज़माने में मैं इतना देखता भी नहीं था, वो ईमेल भी नहीं देखता था, जो मेरी ईमेल पर 4000 ईमेल मेरे हक़ में और फेवर में मुखालफत में पड़ी हुई थी। जो मेरे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि साहब आपकी बातें तो ये बातें कही जा रही हैं कि भाई ये मैड मैन है, ये इस किस्म की बातें करता। तो फिर उसका मैंने जवाब दिया कि भाई मैं एलुमनाई को जानता नहीं हूँ अव्वल तो, दूसरी बात ये है कि मैंने तो ये बात राज फाश किया। अब उनकी ये ख्वाहिश होगी कि क्योंकि ये एक राज है जो हमने राज फाश कर दिया है, तो दुनिया को अपनी ताकत का इजहार करना होगा उनको, तो उन्होंने उसको दोबारा से दिखा दिया। अभी आप नुसरत मिर्ज़ा हाफ डालें आप गूगल पे, तो आपको मैं मिल जाऊंगा आपको। तो वो वहाँ पर मैं तफसीर मौजूद है और मैं और ज़्यादा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी अलास्का में है, कोई 180 के करीब एंटीनाज हैं जो कि 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, और ये फिर बाद में वो खलाई जहाज़ जब आप खला में चला जाता है, X-37B उसका नाम है, तो उसको ये सेंड करती है। वहाँ से फिर ये आयनोस्फीयर में जो कि हमारा सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, सैलाब का, बारिशों का, तूफ़ान का, साइक्लोन का, सुनामी का, वो सिस्टम ये लोग डाल देते हैं। अब इन्होंने उस पर कुछ परफेक्शन हासिल कर लिया है, उसमें जगह का तयन भी कर देते हैं कि साहब इस जगह पे हो नक्शे, वहाँ कुछ इस तरह से उन्होंने उसकी उस पर काफ़ी, तो वो 3 साल तक वहाँ पर रहा है X-37B बड़ा खुफिया तौर पर, और उसने वहाँ पर जो है तबाही जो मचाई है। और वो अब जो तुर्की का जो आया ज़लज़ला, इस पर कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल है या नहीं है ये अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि ये हार्प की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन है। इससे मौसम की तब्दीली की जा सकती है, इससे ज़लज़ले लाए जा सकते हैं, इससे बारिशें ज़्यादा बरसाई जा सकती हैं, इससे सुनामी लाई जा सकती है, और बहुत कुछ किया जा सकता है, बीमारियाँ लाई जा सकती हैं। मौसम आप देख लीजिए कि आपने देखा था कि ये बात कहा गई थी कि मगरिब के अंदर वेस्ट में जो है कि 3 लाख आदमी मरेंगे सर्दियों में। अभी तक तो एक मौत की इत्तला नहीं आई है जी, तो वहाँ पर मौसम को उन्होंने गर्म कर दिया। अब ये सर्दी वैसे सर्दी कम हुई है जी, और हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादा हुई है। फिर हमारे यहाँ अब हीट वेव आई हुई है आपको आजकल। तो अब ये जो मौसम को इन्होंने कंट्रोल किया है, इस हवाले से देखा जाए तो, और उसमें फिर जब ये एक मिलिट्री हार्प अलग है। असल में जब दुनिया में सब अगर कोई सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, मिसाल के तौर पर अमेरिका पे हमला होता है, तो उनके पास ये एक आबदोज़ ऐसी है जो कि कहीं छुपी हुई है, उस तक सिग्नल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ हार्प का सिग्नल ऐसा है जो कि बहुत छोटा सिग्नल है, वो उस तक मैसेज पहुंचेगा कि नाउ तुम अटैक दैट कंट्री, जो उनके कोड हैं। तो वो अगर फ़र्ज़ करिए कोई आदमी अमेरिका को तबाह करना चाहे अपने एटॉमिक पावर से, तो वो जो आबदोज़ जो छुपी बैठी हुई है, उसको मैसेज जाएगा हार्प के सिग्नल से। कोई सिग्नल नहीं होगा उस वक्त दुनिया के अंदर, लेकिन वो सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल बहुत लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, लो लेंथ का होगा, और वो जाएगा उसके अंदर, और उसको मैसेज देगा कि ये आपको ये काम करना है, यानी स्ट्राइक बैक करनी है। सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है उसको वो लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है जिससे कि हम जब बात करते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी आपके जो ग्लाइडेड व्हीकल हैं या जो कुछ भी हैं, ये सारे बेकार हैं अगर आपके पास इसका तोड़ मौजूद ना हो, जो कि हार्प का जो तोड़ मौजूद ना हो। अब ये जितना कुछ मैंने लिख दिया है, यानी 6 मरतबा मैंने इस पर लिखा है, और कम से कम मैंने 10 प्रोग्राम इस पर किए हैं जी, सच टीवी पर। और मैंने जहाँ भी गया हूँ वहाँ इंडिया पर वाले भी कहते हैं कि साहब आप मैंने हम पर एतराज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप हार्प ले आओ, हार्प का टेक्नोलॉजी आप पर आने वाली है, फलाना आजिम का, वो तनकीद करते हैं हम पर। लेकिन मतलब ये है कि आप वो देख लेंगे कि भाई जब वो खुद दो चार कभी किसी वक्त इस वक्त से होंगे, तो अभी तो उनको पता हो जाएगा। अभी तो उनके एक चैनल ने उसका इतराफ़ किया। हाँ, उसका इतराफ़ ही किया, वो हमारे प्रोग्राम को दिखाया उन्होंने। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मौसम वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं।
एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, हार्प टेक्नोलॉजी की बात जी, हो रही थी। मैं दो बातें ये कहना चाहता हूँ कि ये निकोला टेस्ला जो था वो उसने 8 दिसंबर 1915 में अमेरिका के साइंसदान निकोला टेस्ला ने साइंस थ्योरी में टेक्नोलॉजी की इजादात के बारे में शाये हुई, और दूसरी स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स में मगर कोई 25 साल बाद में यानी 22 सितंबर 1940 को शाये हुई। उसमें उसने ये कहा, उस वक्त टेस्ला की उम्र 80 साल थी, और वो उसने कहा कि हम मौसम को तग़य्युर किया जा सकता है, और किसी भी ख़ास जगह से अगर कोई शय आपकी तरफ आ रही है तो 250 किलोमीटर पहले उसको गिराया जा सकता है। इसमें ये खूबी है। और ये जो है उसकी शुआएँ जो हैं वो जो है इसकी कुर्रा शुआएँ जो हैं चीन जैसा हिसार कायम कर सकता है। मेरे ऐसा इतना बड़ा जैसा कि दीवार चीन है उससे बड़ा हिसार कायम कर सकता है, ये निकोला टेस्ला ने कहा। अब जब हम हार्प कहते हैं तो उसका मतलब ये है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ओरल रिसर्च प्रोग्राम, जिसको हार्प का नाम दिया। और ये अलास्का के अंदर मौजूद है। 100 एंटीनाज हैं, 72 मीटर के एंटीना नस्ब किए गए हैं, जिससे 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और ये एक किताब भी छपी है इसके ऊपर, जो एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प, जो 2 साइंसदानों ने लिखी है, डॉक्टर निक ने और जीन मेनिंग ने। जो डॉक्टर निक बिगिच और जीन मेनिन ने किताब भी लिखी है कि एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प, यानी इसकी तस्दीक करती है कि ये बात ऐसा मुमकिन है। अब हुआ ये कि जिस वक्त ये बात हुई कि वो आयनोस्फीयर में जब ये X-37B जब जो चलता है तो आयनोस्फीयर में ये डाल देता है, और फिर इससे ये पैदा होते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जहाँ पर भी जो आपकी जो प्लेटें हैं उसमें आप एनर्जी डाल दें ज़्यादा, तो फिर वो तबाही ला सकता है। जी, तो हम ये समझते हैं कि ये जो अमेरिकनों ने ये बात फिर जो 1940 में जब दोबारा इन्होंने ये उनकी शाया हुई तो एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद में ये तय हुआ, उनके नाम भी मौजूद है उनकी जो जिन लोगों के साथ मीटिंग हुई, और वो बात हमने क्योंकि उसमें तफसील से नहीं लिखा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप हार्प जाएँ HAARP हार्प डालें गूगल पर, आप देख लें। जो नौजवान स्टूडेंट हैं वो ये पढ़ सकते हैं आराम से, और वो ये देख सकते हैं कि ये कितना जो है तबाही मचाती है। तो ये समंदरों में लहरों को काबू करने और दिमागी शुआओं, अब हद तो ये है कि उन्होंने जो जिस तरह से आपको ये मोबाइल बना दिया है, आपकी दिमागी शुआओं को कोई कंट्रोल करता है, वो हार्प भी ये कंट्रोल कर सकता है, यानी आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने काबू में ले सकता है। बिल्कुल दज्जाली काम है। अब सूरत हाल ये है कि बिजनेस की उस ज़माने में मौजूद था। बिजनेस की जो ने ये बात जो थी, जो कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैं सिक्योरिटी एडवाइज़र था जी, उसने फिर उस ज़माने में ये मुकम्मल हो गया था। उन्होंने फिर ये बात जो किताब अपने लिखी है द ग्रैंड चेस बोर्ड, जो उन्होंने किताब लिखी है, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा मुतमिन हो गया था कि अब हमारे पास दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हत्मी हथियार आ गया है। और यही वजह है कि जिसमें अमरीकी जो बाइडन ने भी धमकी दी है अमेरिका चाइना को कि अगर तुमने ज़्यादा गुब्बारे वगैरह फेंके तो फिर ये ठीक बात नहीं है। किसी ने ये किया है कि वो जो एक प्रोजेक्टाइल भेज दिया है वहाँ पर अलास्का में, ये बताने के लिए कि यहाँ से हुआ। अब ये बात कही जा सकती है कि ये प्रोजेक्टाइल ख़ुद उन्होंने भेजा हो, या इन्होंने या किसी ने भेजा हो बताने के लिए कि यहाँ से ये सूरत हाल यानी यहाँ से पैदा होती है। अच्छा, वो अलास्का का जो इलाका है उसके करीब जो है कोई वो अलास्का से कोई काफ़ी फासले पर है वो, लेकिन वहाँ पर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। और इन्होंने उसको ऊपर बहुत तहकीक की है, और मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका ने जो हथियार बना लिया है वो हार्प है। आप याद करेंगे जब हमने इनके बारे में जब तहकीक की थी, जो कि ईरान और जब इनकी जंग होने वाली थी अमेरिका के दरमियान में, तो हमने एक उस पर किताब लिखी थी और उसका मुआवजा किया था कि इनकी जंगी सलाहियत क्या है और इनकी जंगी सलाहियत। ज़ाहिर है चीन ईरान की इतनी जंगी सलाहियत मौजूद नहीं थी, लेकिन इनकी जो सलाहियत में जब हमने देखा तो इनके पास बहुत ऐसे हैं, जैमिंग के डिवाइसेस बहुत हैं, लेकिन हार्प उसके सबसे टॉप पर है। हार्प का जो मैंने आपसे बताया कि इसका सिग्नल जो है वो, अच्छा ये एक और बात भी है कि इनके यहाँ पर ये ऐसा नहीं करते हैं कि ये नॉर्मली तौर पर कोई चीज़ बनाने लग जाएं, ये इसका बाकायदा इसका पेटेंट नंबर होता है, और पेटेंट नंबर भी वो देने में कोई आर महसूस नहीं करते हैं। और वो इसका पेटेंट नंबर भी हमने अपने में लिखा हुआ है कि जो पेटेंट नंबर इनका है 4686605,
ये इनका पेटेंट नंबर है, जिससे कि ये हार्प की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाय लॉ ऑफ अमेरिका आपको एक पेटेंट नंबर हासिल करना होता है। कोई हर चीज़ अगर आप आला बनाना चाहें वो पेटेंट नंबर यहाँ मौजूद है। तो इसका जो पैटर्न है वो कहते हैं कि जो कुराज़ा का जो सांचा है वो मौसम को तब्दीली और तग़य्युर ला सकता है, और वो क्योंकि वो उस ज़माने में जो साइंसदान था, तो उस साइंसदान की वजह से उसको तो इतनी शोहरत नहीं मिली जो ये निकोला टेस्ला को, लेकिन दूसरे आदमी को मिलती गई क्योंकि उनके दरम्यान में आपस में लड़ाइयाँ थीं। तो अब जहाँ पर किताब भी मौजूद है, एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प, ये किताब भी मौजूद है। आप ये किताब ये पढ़ी हुई है गूगल पर, आप देखना चाहें तो किताब को देख सकते हैं जी। उसकी हमने वो शायद हमने एक ज़माने में उसका वो भी दिखाया था, शक्ल भी दिखाई थी उसकी किताब का, जो सर वर्क जो था वो हमने दिखाया था। तो नाज़रीन किराम, अब सूरत हाल ये है कि दुनिया बहुत बदल गई है और ज़मीनी आसमानी तग़य्युर जो ला सकते हैं, अब इसमें क्या कर सकता है? ये सैलाब ला सकता है, ज़लज़ला ला सकता है, जो कि हमारे यहाँ आया सैलाब भी आया। वो हम तो ये कहते हैं ना कि 2005 का ज़लज़ला, 2010 का ज़लज़ला, 2022 का सैलाब, नहीं 2010 का सैलाब और 2022 का सुपर सैलाब जी, ये सब हार्प की टेक्नोलॉजी का नतीजा था। और उन्होंने जब इमरान को धमकी दी थी तो ये कहा था कि हम यहाँ रुक जाते हैं, वरना फिर ये है कि वो पहले उसने ये भी कहा था कि ये जो ज़लज़ला आएगा वो काबुल में, यानी बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में और इंडिया में आएगा। ज़्यादा इंडिया में कम आता, पाकिस्तान और इंडिया ज़्यादा उससे मुतासिर होते, लेकिन क्योंकि उसको बदल दिया उन्होंने तो उसके बाद में ये मामला हुआ। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सूरत हाल ऐसी है कि लेकिन एक बात बताएं, दुनिया के जो इनके जो मुखालफिन हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं अमेरिका के, वो कुछ ना कुछ तो सद्देबाब कर रहे होंगे ना भाई। अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आया। अब हार्प का जो सिस्टम है वो चीन के पास तो नहीं देखा गया, लेकिन रूस के पास ज़रूर मौजूद है। वो किसी न किसी इस पर रिसर्च कर रहे हैं जी, लेकिन उसका उसने मज़ाहरा नहीं किया कहीं पर। ये मज़ाहरा करते हैं। अब ये जो बार बार ये हमले हो रहे हैं और जो धमकी भी दी है, तो अब चीन को और रूस को होशियार होना चाहिए कि भाई कहीं पे उनके ज़लज़ले आ सकते हैं, कहीं पे सुनामी आ सकता है। जो जापान का सुनामी आया वो 100% अमेरिका का किया हुआ था। वो मेरे पास एक नेरीबू टीवी का एक मेरे पास क्लिप आया था, क्योंकि मैं हार्प टेक्नोलॉजी पर लिख चुका था जी, ये उस पर, तो उस पर उन्होंने मुझे ये क्लिप भेजा। और वो जब मैं डेली जंग वाला मेरे ये मजमून छापने को तैयार नहीं थे, वो कहते थे साहब ये कैसे हम छाप सकते हैं, ये तो एक ऐसी अजीब गरीब बात है जिसका कोई तस्वीर नहीं कर सकता दुनिया में, कि अल्लाह के निज़ाम में कोई मदाखलत कर सकता है। तो वो जो आयनोस्फीयर में के अंदर है उसमें डाले, तो भाई हमने कहा भाई दुनिया को अल्लाह ताला ने मसख्खर करने का कहा, तो वो अगर आप इसको सूरह यासीन पढ़ लें, जान लेने का इख्तियार अल्लाह का है। जब आप किसी की जान ले लेते हो, वो अल्लाह के काम में हाथ डाल दिया वो कहा आप नहीं तो ठीक है, लेकिन वो अगर आप करेंगे तो उसकी सज़ा भी तो मिलेगी आपको। बिल्कुल सज़ा मिलेगी, वो मिलेगी आप उसमें। तो अब उस पर जब ये बात हुई तो मैं वो नेरीबू टीवी का जो था वो क्लिप लेके चला गया उनके पास जी। यकीन मान लीजिए कि वो जैसे ही क्लिप वो ख़त्म हुआ है, सुनाना बंद किया है, वो उस ज़माने में लैपटॉप लेके गया, वो बंद हुआ है और फिर वो गायब हो गया। वो क्लिप फिर कभी मुझे मिला नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया किसी ने। मेरे पास से कैसे डिलीट हो गया ये मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे पास तो डाउनलोड था, वो भी डिलीट हुआ। तो अब उसके बाद में फिर मेरा ये मजमून छपा, और फिर ये बाद में फिर अताउर रहमान साहब ने इस पर आर्टिकल लिखा, जो बाद में लिखा, क्योंकि कई आदमी ने ये कहा कि आपने 2011 में लिखा। ये 2010 की 28 अगस्त को छप चुका है, जंग के अंदर, जंग अखबार के अंदर छपा है। मतलब ये जो बात हो रही है ये कोई मफरूज़ा नहीं है, मफरूज़ा नहीं है, ये हकीकत है। इसके पीछे दलाइल हैं कि पे दर पे अभी जो यूरोप में गर्मी हुई है तो उसकी वजह भी अब ये कैसे हो सकता है कि यूरोप में गर्मी हो? वो कहा गया था 3 लाख, उन्होंने उसका तेल का बंदोबस्त कर दिया, जो कि रूस से डर था। बरतानिया का टेम्परेचर कुछ इलाकों में 42-44 तक गया। वहाँ तो वो कह रहे हैं कि निज़ाम ही उल्टा कर दिया उन्होंने जी। अब इसके बाद में किसी चीज़ को ये इनकार करने से क्या फ़ायदा, कि एक हकीकत को इनकार कर आप कैसे कर सकते हैं? हार्प का एक हकीकत अगर मुझे नहीं मालूम तो ज़ाहिर है मैं बोलूँगा नहीं, मैं तो इनकार करूँगा। नहीं, मतलब है कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जब मैंने ये मजमून लिखा तो उस ज़माने में ये अपने महमूद शाम साहब एडिटर थे। महमूद शाम से मैंने रात को जिक्र किया, मैंने यार इतना ये बड़ी बात है, मेरे पास ये क्लिप है और ये मैं चाहता हूँ कि ये छाप दें आप। ये इसमें उस ज़माने में जंग में मैंने लिखना शुरू किया था, अभी जंग में मैंने यानी जनवरी 2010 से लिखना शुरू किया था जी। तो उस पर महमूद शाम ने कहा ये तो फ़ौरन छपना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा जी आप शाम को आ जाएँ। शाम को जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसको पेज 3 पे हम छाप देते हैं। ये गलती हुई कि पेज 3 पे छपाइए,
ये इसको छपना चाहिए था, जो ई पेपर था उन पे छपना चाहिए था, सारी दुनिया को पता चलता कि भाई वो जी। ये 28। लेकिन इसलिए कई आदमी ने मुझे कहा कि साहब ये पहले ये उसे अपने डॉक्टर साहब ने जो केमिस्ट्री के डॉक्टर उन्होंने लिखा, मैंने लिखा 28 अगस्त को, मेरा 28 अगस्त के बाद उन्होंने लिखा। तो जाहिर वो तो कराची के आदमी है, आर्टिकल पढ़ लिया होगा, फिर आपको देख लिया होगा, फिर लिख दिया होगा आर्टिकल। तो अभी बहरहाल जो भी हो, लेकिन मैं अब इसमें ये बताने वाला पहला आदमी हूँ जो कि ये मैं मजमून की शक्ल आपको बता रहा हूँ कि आप काफ़ी मौजूद है जी। और इसके बाद में मैंने कोई 10 प्रोग्राम किए हैं, वो अमेरिका ने जो 50 दफ़ा इसमें किया है। और फिर उसके ऊपर जो तबसरे आए हैं वो हैरत अंगेज़ तबसरे थे जो बिस्मा ने निकाले थे। वो हैरत उसने कहा ये तो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, हम तो देखते नहीं थे, हमने तो अपना काम कर दिया। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी खुद भी उन्होंने किया, आप हैरान होंगे कि उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा करके लोगों को बताया। तो वो उसमें आपके गूगल के ऊपर पड़ा हुआ था। मतलब अमेरिका ने पूरी दुनिया को तबाह करने का एक मुतबादिल एक निज़ाम रखा हुआ है जो किसी और के पास अभी नहीं है। और हो सकता है कि रूस उस तक पहुंच जाए। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ आपने अभी बताया कि सैलाब, ये जो सुपर फ्लड था, अब हमारे खिलाफ कुछ और भी हो सकता है, जैसे जलजले वाली। भाई अभी बात ये थी कि अगर आप फर्ज कर लीजिए कि जलजला अगर आ जाता तो फिर कराची में क्या बचता? नहीं, कराची में तो माशाल्लाह बिल्डर माफिया के जो कारनामे हैं वो तो सही जगह पर है। बिल्डर माफिया वो तो देखने का काम हो रहा है पाकिस्तान में कि सारे जो पहाड़ हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, मेखें जो लाने है कि या मेखें हैं, ज़मीन की मेखें, हाँ ज़मीन की मेखें उनको कर रहे हैं और अपनी तबाही का सामान खुद कर रहे हैं जी। और जाहिर है कि वो समंदर को रोके हुए बैठी हुई है मेखें जो हैं जी, आप उनको उखाड़ रहे हैं, सब सीमेंट बना रहे हैं। ऐसे एक फैक्ट्री और बन गई है सुपर हाईवे पर जी सीमेंट की। तो तबाही बर्बादी आप करने जा रहे हैं, जो नुकसान ही नुकसान है पाकिस्तान का, दुनिया का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी। और मेरे साहब ये जो गुलिस्तान जौहर है ना, हाँ, ये फ्लैट्स के एक नज़र आप देख लें भाई फिरोज साहब कि आप इसको छोड़ दें, आप हमारा वो देख लें, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड देख लें जी। इतना पाक साफ था, इतना साफ़ सुथरा था। अब वहाँ पर जो है हाई राइज 20 हो गई हैं, मस्जिद छोटी सी लगती है और हाई राइज वहाँ पर सब हाई राइज तो उन्होंने, और उससे भी ज़्यादा अब्दुल रशीद गाजी के मज़ार पर जो हाई राइज बनाया है वो तो कमाल ही कर दिया। वो तो कहते हैं वो बसेगा नहीं। लेकिन ये जो यहाँ गुलिस्तान जौहर में सूरत हाल ये है कि ये इस कदर बोसीदा हो गई हैं, बहुत सी इमारतें उनके सरिये नज़र आ रहे हैं। हाँ तो वो फिर ये उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही ना, कुछ नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं होगी तो फिर आपको नुकसान होगा। और फिर उसके बाद कोई सानिया हो जाएगा तो फिर सब लोग उस पर दौड़ पड़ेंगे। बस अब देखिए सानिया की बात ये है कि सारी अलामातें मौजूद हैं इस वक्त, जो तमाम तबाही की जो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो बेचैनी है, इस्तराब है जी, वो भी एक आप समझ सकते हैं कि कोई मामूली चीज़ तो नहीं है ना। उससे तो मुल्क को जो इतना नुकसान हो रहा है वो कितना खतरनाक। सही बात। एक तो दुश्मन के इतने ये ऐसे हथियार हैं जो जिसका तस्वुर नहीं कर सकता। तो बात ये कि अब अमेरिका का, अगर अमेरिका ही कहता है भाई हमारा हुक्म मानो, हमारे ताबेदार हो जी। और जैसा कल मैंने परसों सलमान शाह साहब से बात हुई तो वही कहता है कि साहब आप हमें इंडिया के ताबे हो जाएं जी। तो वो जाहिर है कि अब वो लेटेस्ट जो खबर उसके पास थी वो उसने बता दी आपको जी। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप जो भी देखें, बहरहाल ये बात हम ये कहेंगे कि हार पे एक हकीकत है और वो अमेरिका के पास वो हतमी हथियार है और जिसके ज़रिए से वो दुनिया को तबाही का दाने पर ले जा सकता है। 250 किलोमीटर पहले तो वो किसी चीज़ को भी, कोई भी चीज़ जाएगी, ऑब्जेक्ट जाएगा 250 किलोमीटर पहले अमेरिका के जी, वो गिरा लेगा। वो उसके पास दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, वो इंसानों को कंट्रोल कर सकता है, वो सैलाब ये ज़लज़ले तो ला ही सकता है। इसके अलावा इंसानी दिमाग को अगर कंट्रोल कर लेगा तो फिर बचेगा। बात ही ख़त्म हो गई। हाँ। जी बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।